हाँ भाई, प्लेटो से रिलेटेड हमारी बात चल रही थी और 3 संवाद है प्लेटो के। रिपब्लिक, जिसको पोलिटेटिया बोलते हैं या आदर्श राज्य का संविधान बोलते हैं, कोई फर्क पड़ने वाली बात। राज्य का संविधान है, पोलिस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्लेटो का एक काल्पनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने आपसे कहा था कि ये जितने भी संवाद है ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए थे। जॉवेट ने पहले, कईयों ने किए ट्रांसलेट, अकेले जॉवेट ने नहीं किए, कईयों ने किए, मगर जॉवेट ने जो ट्रांसलेटेड किए उन्होंने ये शब्दों को चेंज हुए। बाकी मूल ये शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड है। कैसे शब्द हैं? ग्रीक वर्ड में ही लिखे गए। और आजकल जो ट्रेंड है सवाल का वो ग्रीक सवालों का है। पिछले मैं 3-4 एग्जाम में कंटिन्यू देख रहा था, कहीं ना कहीं उसने सवाल पूछा है। जैसे पिछली बार पूछा जू पोलिटिकॉन, एक बार पूछा, एक बार उसने पूछा अतार्किया, अब की बार कॉलेज लेक्चर में पूछा अरेते। ये शब्द ऐसे हैं, इसका मतलब ये है कि वो टारगेट ग्रीक थॉट में जो कर रहा है वो शब्दावली को कर रहा है, मतलब लगता है। और प्रोफेसर जो पेपर सेट करता है उसकी मेंटलिटी, उसकी मानसिकता एक जैसी होती है। मैं ये मान रहा हूँ वो एक जैसे ही आदमी होता है, हमारे जैसा आदमी होता है। और जो पेपर बनाता है तो उसके दिमाग में रहता है कि कुछ ऐसा किया जाए, ऐसा बनाया जाए जो सामान्य आदमी या सामान्य पासबुकों से बाहर है। इसलिए आपने देख रहे हैं आज के टाइम में पिछले 2016 से राजनीति विज्ञान में पासबुकें फेल हो रही है। जरूर पिछली बार कॉलेज लेक्चर में पासबुकों पर सवाल खड़े हुए थे, एक आदमी की पासबुक पर सवाल खड़े हुए थे, तो वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऐसे सेटर किसी गवर्नमेंट में हो सकते हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते, वो पार्ट है हमारे समाज के, तो हम उससे अलग नहीं हैं। पर थोड़ा सा आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे तो यह है कि सवाल कैसा भी आएगा, लिखा हुआ होगा तो भी कर लोगे और समझा हुआ होगा तो उसका उत्तर ढूंढ लोगे। बात यह है। तो मैं आपसे लास्ट संवाद की बात कह रहा था। ऐसे ये संवाद को अपन जो कह रहे हैं लॉज को, ग्रीक भाषा में लॉ को जो शब्द दिया जाता है वो दिया जाता है नोमोस, है ना। मैंने कहा था ऐसे डाइक, मूल शब्द डाइक से आया, रीति रिवाज। डाइक का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज होता है। और नोमोस जो शब्द है, नोमोस का मतलब होता है कानून, लॉ, एक प्रकार का ये माने, आप ये समझ सकते हैं। मगर लॉज का जो ग्रीक नाम है, बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो सिंपल बात बता रहा हूं, यहाँ नैतिकता है। ये भी लॉ जो है ये एक प्रकार का रीति रिवाज और परंपराओं, वैसी परंपराएं और वो रीति रिवाज जो बुद्धिगम्य है, जिसे जो लॉ में गिवर है, जो विधायक है, जो संहिताकार है, उसको संहिताकार कहे ज़्यादा ठीक है या विधायक कहे तो ज़्यादा ठीक है? संहिताकार कहे तो ज़्यादा समझ में आता है ना, मेरा ये मानना है। बाकी विधायक लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश में लॉ गिवर लिखा होगा। क्या लिखा होगा? लॉ गिवर, ना कि लॉ मेकर नहीं है। वो लॉ मेकर नहीं है, लॉ गिवर है। समझ में आ रही बात? उन्होंने रीति रिवाज परंपराओं को संहिताबद्ध करके, जो उस समय के रीति रिवाज और परंपराएं थी उसके अंदर जो विरोधाभास था उसको अपने दिमाग से दूर करके उसे कानून का रूप दिया है। ये शासक नहीं है, ये शासक नहीं है, ये विधायक है, ये लॉ गिवर है जिसने कानून को बनाया। जिसका मतलब है नोमोई, क्या है? नोमोई आई, इसको नोमोस, नोमोस का मतलब विधि है, कानून है, जो परंपरा रीति रिवाज डाइक से पैदा हुए, जो डाइक से पैदा हुए। ये इसके जिंदगी का सबसे उत्तरार्ध संवाद था। मैंने बहुत अच्छी तरीके से कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कॉलोनी योजना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रीट में लिखा जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर प्लेटो को बुलाया गया है एज ए विधि विशेषज्ञ। प्लेटो एक विधि विशेषज्ञ है, संवैधानिक सलाहकार है। यहाँ पर एथेंस वासी जो भूमिका निभा रहा है क्रीट के अंदर, ये किस भूमिका में है? एक संवैधानिक सलाहकार की भूमिका में है। भाई हमारे संविधान को बना सलाहकार BN राव साहब थे। जब वर्मा ने बनाया तो बुलाया कि नहीं बुलाया? भाई आप आओ हमारे वहाँ, बनाया नहीं तो आधुनिक की बात है। उन्होंने भी तो वर्मा का संविधान तो के सलाहकार भी तो BN राव साहब थे, तो उनको बुलाया कि नहीं बुलाया? हमारे यहाँ पर जैसे इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको भी बाद में फौरन बुलाया कि भाई साहब आप इलेक्शन करवाए। और भारत जैसे देश के अंदर
इतने बड़े देश के अंदर आपने इस प्रकार से शानदार इलेक्शन करवा दिए जो सोच भी नहीं सकती। दुनिया सोच रही थी कि ये मिट्टी का किला गिरेगा और हम देखेंगे, और तुमने इतना मजबूत बना दिया कि आज दुनिया आदर्श मान रही है लोकतंत्र का, कि सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, जो शानदार तरीके से चुनाव होता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई आदमी 1-2-4 बार वोट दे दे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मगर नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सामाजिकता छोटी मोटी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आप देखिए, और एग्जाम्पल आप देखिए, अभी आपने एग्ज़ाम यहाँ इलेक्शन हुए भाई, 4-5 वोट कम हो गए, ज़्यादा हो गए, वो बात अलग है। मैं तो कहता हूँ एक भी नहीं होना चाहिए, मगर इतने आइडियल नहीं बनना चाहिए कि डेमोक्रेसी एक अपने आप में आइडियल वर्ल्ड है। डेमोक्रेसी रियल वर्ल्ड नहीं है। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो अपने आप में आदर्श है। अब उसको आप व्यवहार में डालोगे तो आप में कितनी कमी आएगी वो तो आती रहेगी। किसी का लोकतंत्र बहुत बढ़िया है, किसी का लोकतंत्र थोड़ा ठीक है, किसी का लोकतंत्र थोड़ा ठीक है तो लोकतंत्र ना। मगर लोकतंत्र जो आइडिया है ये तो सुपर आइडिया, जिसमें तो कोई कमी नहीं है, और धीरे धीरे रिफॉर्म हो ही रहा है। अपन देख रहे हैं, हमारे भी हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। तो ये एक अलग बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वहाँ एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं, एडवाइजर के रूप में वहाँ हैं, और वो योजना के अंदर मूल वक्ता के रूप में अपनी बात कह रहे हैं, और एक ऐसी कॉलोनी की बात कर रहे हैं, ऐसे उपनिवेश की योजना पेश की जा रही है जिसके अंदर क्रीट में पॉपुलेशन बढ़ गई है और वहाँ पर भी स्थापित पॉलिटिक्स को करना है, और उसका वो आधार है, इसका आधार जो बनाया गया है वो बनाया गया आत्म संयम। कोई प्रॉब्लम? आत्म संयम का मतलब क्या है? आत्म संयम वो तरीका है जिसके जरिए स्वतंत्रता, जिसके जरिए एकता, जिसके जरिए सूझबूझ संभव है। सूझबूझ की सत्ता, एक ऐसी सत्ता जो अपने आप में आत्म संयम पर, स्वतंत्रता पर आधारित सत्ता, जिससे एकता स्टेब्लिश हो, एक स्टेट स्टेब्लिश हो, इस प्रकार की सत्ता। इसके 3 आदर्श गुण हैं आत्म संयम के, तीनों को याद रखना है। यहाँ जो चीजें हैं इसको याद नहीं रखोगे काम अच्छा नहीं होगा। एक है स्वतंत्रता, एक एकता, ये यहाँ आराम से याद रहती है, और 1-2 बार इसको यहाँ रगड़ के बढ़िया कर दोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपके बाकी थिंकर पढ़ोगे ना, तब लगेगा कि अब सर बढ़िया रफ्तार चलाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि एक बार बढ़िया हो गया इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है? जो आदमी ये कह रहा था कि फिलॉसफर किंग होना चाहिए, दिमाग में सवाल है सिंपल। कल मैं आपसे ये बात कह रहा था, फिलॉसफर किंग होना चाहिए, वो आदमी क्यों कह रहा है कि कानून होना चाहिए? इसका कारण है, प्लेटो के दिमाग में ये विचार आया जब एक तो उसके अनुभव कड़वे थे ही थे, दूसरा उस समय एथेंस में व्यवस्थाएं बदल चुकी थी। अब उसे ये लगने लगा कि दार्शनिक राजा बनाना संभव नहीं है, तो कम से कम एक ऐसा विधि विशेषज्ञ तो हो जो दार्शनिक हो। दर्शन जो है, एक विधि जो है वो कानून, वो तो दर्शन की भूमिका निभाए। ऐसा बुद्धिमान योग्य व्यक्ति जो कानून बनाए और एक उस कानून के हिसाब से निर्व्यक्तिक तरीके से, देखो वहाँ व्यक्तिक शासन है, कहाँ पर? रिपब्लिक में व्यक्ति का शासन है ना। स्टेटमैन में किसका शासन है? व्यक्ति का शासन है। स्टेटमैन अधिनायक है, व्यक्तिक शासन है। यहाँ किसका शासन है? लॉ का है। व्यक्तिक है कि निर्व्यक्तिक है? निर्व्यक्तिक है। भाई आप समझ रहे हैं, क्लियर बात है, निर्व्यक्तिक है। और निर्व्यक्तिक क्यों करना चाहिए कह रहा है, इसलिए जरूरी है। वो अब सवाल खड़ा होता है कि साहब इसने ये निर्व्यक्तिक शासन की बात कहने की जरूरत कहाँ थी? क्यों वो विधि को शासन बना रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है? वो कह रहा है सभी लोगों के अंदर ऐसी बात नहीं होती, वो सूझबूझ नहीं होती। आप कहेंगे सभी को वो बराबर नहीं मानता, नहीं मानता, वो सभी को बराबर नहीं मानता, या मानता है? नहीं मानता सभी को बराबर। तो जब सभी को वो बराबर ही नहीं मानता है, सिंपल सी चीज है, तो कोई बुद्धिमान ज्यादा है, कोई कम है। इसलिए तो वो हर जगह वर्ग स्टेब्लिश कर रहा है ना। कहीं गार्डर गडरिये की बात कर रहा है, कहीं दार्शनिक, विवेक, शासक, सैनिक और उत्पादक की बात कर रहा है। यहाँ आते आते वो कह रहा है इसलिए एक ऐसा विशेषज्ञ हो, जो ऐसा कानून हो, जो बहुत विशेषज्ञ द्वारा बुद्धिगम्य, जो ऐसे मानवीय बुद्धि द्वारा सर्जित ऐसे कानून हो
जो उस विरोधाभासों को दूर करके बनाया गया हो, ऐसा कुछ हो। क्योंकि हर आदमी के पास सामान्य बुद्धि होती है, विशेष बुद्धि नहीं होती है। और समाज के अंदर ठीक व्यवस्था स्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति हो, लॉ गिवर हो। कौन हो? लॉ गिवर हो। लॉ गिवर का मतलब है जो कानून को रूप देता है, एक संहिताकार हो, ये कानून का सर्जन नहीं करता है। विद्यार्थियों, ये उस समय के रीति रिवाजों के विरोधाभासों को दूर करके कानून को रूप दे रहा है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्ति नीचे, कानून ऊपर ही है ना, कानून ऊपर है। कानून का मतलब रीति रिवाज। अब एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे दिमाग में आया, मैं बता पूछोगे तो मेरे दिमाग बहुत बात आएगी। आज का कानून सर्वोच्च है, वही भी कानून में सर्वोच्च कह रहा है, क्या वही कानून जो है आज का कानून है वही प्लेटो का कानून है, या प्लेटो का कानून अलग है? प्लेटो का कानून अलग है। प्लेटो का कानून विस्तृत है। प्लेटो के कानून की अवधारणा आज के कानून से विस्तृत है। वहां रीति रिवाज, परंपराएं, सूझबूझ, वो सब है, वो सब है, वो कोडिफाई है। वो कह रहा है लॉ कोई बनाए थोड़े जाते हैं, लॉ बनाए नहीं जाते हैं। लॉ हमारे ऐतिहासिक अनुभवों के परिणाम है, कानून हमारे ऐतिहासिक अनुभवों के परिणाम है। हमने इतिहास में अनुभव किया रीति रिवाज, परंपराएं, और वो रीति रिवाज, परंपराएं जब कसौटी पर कसी गई, कसौटी पर खरी उतारी गई, कसौटी पर जांची गई, और जांचने के बाद जो वो एकदम वैलिड हो गई या मान ली गई, वो कानून है। और वो कानून कोई रोज बदलता थोड़ा ही है, वो कानून कठोर है। जो इस लॉ गिवर ने जो लॉ बनाया, वो लॉ कैसा है? मैंने आपसे कहा था कैसा कानून है? कठोर कानून है। कठोर कानून का मतलब यह होता है जो आसानी से बदला नहीं जाता हो, जिसे बदलने की प्रक्रिया विशेष हो सकती है। तो है इसमें एक विशेष प्रक्रिया है, नॉक्टरल काउंसिल है, वो संस्तुति कर सकती है, बाकी कोई भी नहीं कर सकती। तो वो बात अलग है। कुछ चीजें हैं जो उसके भाव में रही है, तो वो अपन उसकी बातों को बात करेंगे तो पता चल जाएगा। अर्थात ये कानून जो है ये बुद्धि के, एक प्रकार से ये कहूं कि पवित्र बंधन है। क्या है? बुद्धि के पवित्र बंधन है। जो बुद्धि द्वारा, विवेक द्वारा जो हमारे बंधन थे, उनमें से विरोधाभासों को दूर करके लॉ गिवर ने उस संहिता को रूप दिया। ये बुद्धि के पवित्र बंधन है जिसे हम स्वीकार करते हैं। ये मानवीय व्यवहार के वो सिद्धांत है जिसे बुद्धि स्वीकार करती है। ये मानवीय व्यवहार के वे सिद्धांत, मानवीय व्यवहार मतलब रीति रिवाज, मानवीय व्यवहार मतलब रीति रिवाज, जो मानवीय व्यवहार के वे सिद्धांत जिसे बुद्धि स्वीकार करती है। अब आपसे कानून की परिभाषा पूछे, लॉ की परिभाषा प्लेटो के हिसाब से, आगे लॉ कॉन्सेप्ट है, आएगा अपन पढ़ेंगे, आप कहोगे लॉ क्या है, तो आपको ये तो बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वापस प्लेटो पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी ना। बात कहूँगा आपको समझ में आ जाएगी मतलब क्या है। क्यों? लॉ का मतलब है बुद्धि के पवित्र बंधन कह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि जरूर। देखो यहाँ ये बात है, मानवीय व्यवहार के वे सिद्धांत जिसे मानवीय बुद्धि स्वीकार करती है। अर्थात ये वो चीजें हैं, ये ज्ञाना आदेश हैं, बुद्धि पर आधारित जो ज्ञान आदेश है वो है, बुद्धि के पवित्र बंधन है, मानवीय व्यवहार के वो सिद्धांत है जिसे बुद्धि स्वीकार करती है। और इसको कोडिफाई किसने किया है? लॉ गिवर ने किया है। कोई प्रॉब्लम आने वाली यहाँ है नहीं, यहाँ बात खत्म। यहाँ तक अपनी बात एकदम लिखाई हुई है मेरी बात। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ आपको लगता है ये लिख देनी चाहिए, ठीक है साहब, में लिखते रहे, मगर एक दिमाग में रखिए, एक एक कर्मिकता से ध्यान में रखोगे तो आपके दिमाग में आता रहेगा कि हाँ ये ठीक चल रहा है, ये ठीक है। अब इसकी बात, इस कानून को क्रियान्वित कौन करेगा? क्रियान्वयन कौन करेगा? ऐसे मत बोलो, देखो पूरा बोलो। नवयुवक होना चाहिए, खास बात है। अब ये क्यों नवयुवक आप कह रहे हो यहाँ साहब, ऐसा क्या खास है? नवयुवक हो कैसा ही हो, जो रिपब्लिक में बुढ़ा बना रहा है यहाँ नवयुवक चाहिए उसको। क्यों ये कह रहा है? अब नवयुवक इसलिए चाहिए कि कानून जो है वो कानून है, वो कानून शासक कानून के अधीन नहीं है। इस कानून के शासक और शासित, इसके कानून के अधीन शासक व शासित दोनों ही अधीन है, दोनों ही
अधीन है, कानून सर्वोच्च है। अपवाद अलग चीज है, वो तो है तब सवाल बन रहे हैं, नहीं तो बनते नहीं है। शासक और शासित दोनों ही कानून के अधीन है। यहां ध्यान ये रखना, ये नवयुवक शासक जो है ये लॉ गिवर नहीं है, ये लॉ गिवर नहीं है, इसने तो केवल इसको तैयार किया। दूसरा मैंने कहा इस कानून में प्रस्तावना होनी, प्रस्तावना। अब देखो एक सवाल यहां और बन सकता है, मैंने कहा प्रस्तावना का मतलब है किसी कानून के साथ में उसके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए कि भाई कानून का मेन टारगेट क्या है। ये कैसे कानूनों में 3 प्रकार के कानून की बात उसने कही दी पब्लिक लॉज के अंदर। एक जो भाग 11, 10 और 9 था, कहा मैंने आपको बात कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहा मैंने कि लॉज का सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पार्ट पूछे, कब पूछे, इंटरव्यू वगैरह हम पूछते हैं, इंटरव्यू आपके नहीं है, मगर जिंदगी में मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप इंटरव्यू दें ताकि आप प्रोफेसर बने। बाकी पहले तो कॉलेज स्कूल लेक्चर का भी इंटरव्यू होता था, उस समय तो इंटरव्यू देते ही थे। एक बार मैं इंटरव्यू देने गया, मुझे कहा इंटरव्यू नहीं ले सकते हम तुम्हारा, मैं वापस आ गया। बीएड कर रहा था, लिया नहीं। कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, यहाँ बाड़मेर में सेंटर था गर्ल्स कॉलेज में, फेल हो गया। उधर से इंटरव्यू देने आरपीएससी में गया, फर्स्ट ग्रेड का। आरपीएससी का आपके बीएड का रिजल्ट नहीं आया, आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते, डिग्री पूरी नहीं है। मैंने कहा साली किस्मत में लिखा हुआ यही है, तो फिर ये बार बार सुख की तलाश करने का मतलब कुछ नहीं है। क्यों ढूंढे नौकरी, अपने तो कांस्टेबल में हो नहीं रहा है, हुआ वहाँ ले नहीं रहा है, तो अपने तो भाग्य में ही ये है, तो फिर करें क्या। मगर भाग्य को किसी ने पढ़ा नहीं है। और 3 महीने बाद की भर्ती थी ये, इसमें हो गया। मतलब इसका मतलब उस खुदा वो चाह रहा था कि पूनिया बांदी का पार नौकरी नहीं करके बाड़मेर नौकरी करे, उसकी मन में इच्छा ही होगी। मैं सोच रहा हूँ बाकी तो क्या थी उसके, बाकी तो कुछ थी नहीं, बाकी तो क्या होगा, वो सिंपल आदमी तो है नहीं मेरी तरह जो ज़्यादा सोचता हो। इतना उसने सोचा होगा क्यों बांदी का पार भेजें इस बंदे को, गडरिया गागरिया में नौकरी करेगा नहीं तो पड़ा बाड़मेर में रहेगा, रामनगर में मकान बना लेगा, गप्पे टेकेगा, पड़ा रहेगा, ये उसकी इच्छा रही होगी। तो कई बार किस्मत में मैं कह ये रहा हूँ कि जब आपके साथ कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ किस्मत साथ नहीं दे रही है, तब आपको ये सोचना चाहिए कि खुदा कुछ बहुत अलग चाह रहा है, बहुत बड़ा चाह रहा है। ये गारंटी है, मैं बता दूं, दुनिया के सफल लोग कोई भी जिंदगी में उनसे पूछ लो कि कभी आपको लगा कि किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, और जब लगता है आपको किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तब आप ये सोच लिया करो कि ऊपर वाला बहुत बड़ी इच्छा और अपेक्षा आपसे रख रहा है, बहुत अलग सोच रहा है और आपसे अलग है वो। क्योंकि उस समय मेरे को भगवान के मंदिर में जाकर किसी को कोई मांगना होता ना, तो मैं भगवान से ये मांगता, भगवान भले नौकरी दे रही, चपरा सीट दे रही। बेरोजगारी वो स्थिति थी कि जब मैं ये कहता कि भले नौकरी दे दे भले चपरा सीट, तो मैं मांगता, तो मेरी औकात प्रोफेसर मांगने की तो थी नहीं। वहां जाकर मंदिर में ये तो कहने मेरा भगवान प्रोफेसर बना दे, तो सोचता दिमाग में, भगवान सोच रहा होगा साला कांस्टेबल पास हो नहीं रहा है, प्रोफेसर मांग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है इसका। तो भाई ऐसा भी तो होता है। इसलिए उस खुदा की जो इच्छा है वो बड़ी इच्छा है। और मैं ये मानता हूँ कि कभी भी कई स्टूडेंट के साथ होता, मुझे कहते हैं साहब मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है आपका उससे बढ़िया हो जाए। और ऐसे मैं बताऊँ कई ऐसे एग्जाम्पल है, एक नहीं मैं सैकड़ों एग्जाम्पल बता दूँ। मेरा दोस्त था, हम 2 रूम में रहते थे, रूममेट था पीथाराम, रामगढ़ में लगा हुआ प्रेजेंट टाइम केवी में, यहाँ पहले जोधपुर में नौकरी करता था। एग्जाम दिए 2006 वाली भर्ती दी, 65% कट ऑफ थी, बराबर 65, डेट ऑफ बर्थ से रुक गया। ये तो अपनी गलती नहीं, माँ बाप की या बाप दादे परदादों की, टाइम पे शादी नहीं की अपने माँ बाप की, तो ये लेट हुए अपन, तो ये गड़बड़ है भाई। डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक में आदमी क्या गलती, जल्दी नहीं। फिर गलती दूसरी रही, जब मेरे साथ एग्जाम दिया 2007 वाली जो आरपीएससी थी, उसमें एग्जाम दिया 3rd ग्रेड का, आरपीएससी होती थी, दिया, नंबर आए 47, कट ऑफ रहे 51। मुझे कहने लगा कि मेरे ये प्राइवेट स्कूल की हेडमास्टरी लिखी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ जिंदगी में। प्राइवेट स्कूल में हेडमास्टर था, तो मेरे यही लिखी हुई है। और प्राइवेट स्कूल में हेडमास्टर नवयुवक होता है, बुढ़ा नहीं होता, जब बताया ना, वहाँ काम चाहिए भाई साहब, काम चाहिए। तो वैसा था, बंदा काम करता था। फिर बैठे बैठे उसके एक दिन हमारे दिमाग में आया, और एक हराजी करके केवी में प्रिंसिपल थे, बढ़िया आदमी थे, अब औरंगाबाद प्रेजेंट टाइम उनकी पोस्टिंग है, केवी में प्रिंसिपल थे, यहाँ गुड़ा मलानी के हैं वो।
और सीनियर सेकेंडरी मेरिट होल्डर थे। तो वो ऐसे आगे तो बैठे बैठे बात की कि तेरा तो काम राज सेट हो गया, तुम तो यूँ ही तोड़े ठोकता ही कर लेता है काम, तेरा काम तो कर लेता है, ये पीथाराम की ज़िंदगी का क्या होगा। तो हम बैठे बैठे रेलवे पटरी पटरी घूम रहे थे, उन्होंने कहा केवी की भर्ती आई, आज लास्ट डेट है, चलो फॉर्म भर देते। हम वहाँ से सीधे गए, फॉर्म भर के वापस आ गए, कोई एग्ज़ाम देने का मूड नहीं, कुछ नहीं हो, यूँ ही महीने भर बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम देने गया, ऑल इंडिया सेकेंड रैंक। पूरे भारत में उस बंदे की कौन सी रैंक थी, लगभग 1200-1300 पोस्ट थी उसमें, और सेकंड रैंक थी, सेकंड रैंक, और उसको नॉर्थ इंडिया मिला। केवी में नॉर्थ इंडिया मिलना बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट रैंक में आपको पता, पूर्वोत्तर टेकते हैं नागालैंड में, भगवान याद करते हैं वहाँ पर जाके, या कश्मीर में टेकते हैं ठंडे एरिया में, वहीं आगे खिंचकाते हैं, यहाँ साउथ में नॉर्थ मिला, यानी गुजरात मिला, उस जामनगर उसकी पोस्टिंग हुई। बाद में जोधपुर नौकरी किया, उनका टॉपर था, ज़िंदगी मज़े ले रहा, जोधपुर नौकरी की, अब वो हार्ड उनके ट्रांसफर पॉलिसी है, तो उसके तहत वो हार्ड एरिया में चले गए, अब रामगढ़ पोस्टिंग है। तो मैं उनको कई बार कहता हूँ, मैंने कहा देख तेरी किस्मत में बढ़िया था, नहीं मास्टर होता तो माथा दौड़ कराओ तो हम फिर तू बुके कर गाँव, मतलब भाई क्या करता मास्टर के, क्या करता ज़्यादा ज़्यादा क्या करता, जाता लोग चोरन का चोर, आज मत दौड़े पे आलो हैंग भिड़ा हाथा टेकली उड़ा भाई। और गांव में मास्टर की ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, मास्टर क्या, गांव का मास्टर मैं आपको बताऊँ, यहाँ सिटी में रहता है पढ़ता है वो आदमी अलग है, मगर गांव में रह रहा है उसकी स्थिति खराब है। तो ये बहुत चीज़ें कई होती है, किस्मत बहुत बढ़िया होती है, तो बढ़िया मेरे साथ बढ़िया होता है, मैं सोचता हूँ बढ़िया ही होता होगा, है ना। तो कानून प्रस्तावना होनी चाहिए, कानून सर्वोच्च है, कानून सर्वोच्च है। मगर एक बात यहाँ ध्यान रखना है, अपवाद के रूप में आगे लिखाऊंगा, नॉक्ट्रल काउंसिल की बात जो है वो थोड़ी सी अलग है, उसकी बात हो सकता है वो फिलोसोफर किंग की तरह काम करे। ये स्वर्णिम सूत्र है, एकता स्थापित करने का काम कौन करेगा, ये लॉ करेगा। अर्थात लॉ जो है वो एक प्रकार के वो बंधन है, वो बंधन है जो एकता स्थापित करने का काम करते हैं। इसलिए इस लॉ के हिसाब से उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लॉज में लोग कानून का पालन करें, क्लियर बात है, जैसा कानून है लोग उस कानून का पालन करें, ये कानून। और आपको ध्यान रखना है ये कानून आधुनिक कानून से विस्तृत है, आधुनिक कानून से लॉ का जो लॉज का कानून का अर्थ है वो विस्तृत है, क्योंकि लॉज में जो कानून है वो नैतिकता है, वो परंपराएं हैं, वो मानवीय बुद्धि के पवित्र बंधन हैं, जो मानवीय बुद्धि ने स्वीकार किए हैं वो बंधन है, या नैतिकता की तरह है। ओके, नैतिकता का मतलब ये आप जस्टिस की तरह मत लीजिए, मेरा कहना है रीति रिवाज परंपराएं जो है ना उसको संहिताबद्ध किया हुआ रूप है, विस्तृत अर्थ है। आधुनिक और कानून से लॉज का कानून ज़्यादा विस्तृत है, मेरा कहने का मतलब ये है, उसमें परंपराएं रीति रिवाज सब जो मानवीय बुद्धि ने जिस परंपराओं को स्वीकार किया वो सब के सब उसमें आती है। ठीक बात है, ये बात हमारी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद में बात थी परिवार की, मेरे ख्याल से आपके अच्छी तरीके से परिवार की बात समझ गए, संपत्ति की बात समझ गए। ये दो बातें आप कहोगे साहब स्पेशल क्यों लिखा रहे हो, ये भाग कौन सा है, ये भाग है 5वां, ठीक है, जिसमें ये बातें हैं। तीसरे में पहला और दूसरे में मैंने कहा था जो चीज़ें हैं शिक्षा वगैरह वो परंपराएं रीति रिवाज, और इसके साथ में मदिरा पान, मदिरा पान को लॉज में सही माना है ना, स्वीकार किया है, ये बात ध्यान रखने की बात है। ऐसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी रहे तो ध्यान रहे, क्योंकि अलग बात है, वो अपने आज के टाइम से हटके बात वो कर रहा है कि मदिरा पान भी गलत नहीं मान रहा है वहाँ पर। मगर परिवार और संपत्ति का दोनों ही लफड़ा आपको कंपेयर किसके साथ रखना है, क्योंकि विद्यार्थियों आपको बात बता दो, आपसे पूछे कि लॉज और रिपब्लिक में मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर है एक तो कानून जो वहां एक्सेप्टेबल नहीं है, और एक परिवार और संपत्ति जो रिपब्लिक में एक्सेप्टेबल, वहां परिवार स्वीकार्य नहीं है और वहां संपत्ति स्वीकार्य नहीं है। यहां संपत्ति स्वीकार्य है, कैसी संपत्ति स्वीकार्य है, निजी संपत्ति, पर उसके ऊपर स्वामित्व कैसा, सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल है, ये परिवार एक्सेप्ट। मगर इस दोनों का उद्देश्य जो है वो राजनीतिक है, राजनीतिक कह दूं या सामाजिक कह दूं कोई फर्क पड़ेगा। संपत्ति जो है वो सामाजिक है,
संपत्ति सामाजिक हित का साधन है, परिवार सामाजिक हित का साधन है, विवाह राज्य के सेवा का उद्देश्य है, संतान पैदा करना परिवार वंश चलाना नहीं है, बल्कि उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य राजनीतिक हितों की पूर्ति, राज्य की सेवा का साधन है। संतानों उत्पत्ति राज्य की सेवा का साधन है। मेरी ख्याल से यहाँ बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। रोचक वर्णन है वो बात अलग है, मैंने कल कहा है, यहाँ बात करने से कोई पूरी बातें होनी नहीं है। धर्म और शिक्षा के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है। धर्म के मामले में थोड़ा सा वो गड़बड़ कर रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि राज्य का नियंत्रण दोनों जगह, यहाँ भी राज्य का नियंत्रण है। ये शिक्षा सबके लिए है, स्त्री पुरुष सबके लिए है, अनिवार्य है, और ये राज्य नियंत्रित है, राजकीय है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर इसमें एक खास बात है, ये 0 से 25 साल की शिक्षा का वर्णन करता है, मगर लॉज में 16 वर्ष तक की शिक्षा का वर्णन मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। और इस शिक्षा में और रिपब्लिक की शिक्षा में एक फर्क थोड़ा सा जो देखना है, वो एक तो है हायर एजुकेशन वगैरह, मगर नॉर्मल बात उसकी ये है, वो ये है कि यहाँ पर विद्यार्थियों उसने व्यायाम पर ज़्यादा जोर दिया है। किससे? संगीत। ये खास बात। तो ये बात भी मेरी ख्याल से कोई प्रॉब्लम है, ऐसा बात आएगी नहीं। हाँ, इसमें ये ध्यान रखिए, यहाँ ये नास्तिकता के मामले में थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता है। करता है नहीं करता? क्या है मिस्टेक? क्या है तो बता। फांसी की सजा, मृत्युदंड। अब जो धर्म को नहीं मानता उसको मृत्युदंड दोगे। धार्मिक आयोजन होने चाहिए, व्यक्तिगत आयोजन नहीं होने चाहिए। धार्मिक आयोजन में परिचय हो के शादी हो, ऐसी प्रकार की बातें करता है कि नहीं करता? व्यक्तिगत धार्मिक आयोजन आयोजित नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं है बाबा आसाराम जैसे आकर माड़ा फेन लग जाए और अपना बहुत बड़ा पंडाल लगा ले, उनका फिर कहे कि देखो दुनिया में मुक्ति मैं देता हूँ ना। राजकीय कंप्लीटली क्या होना चाहिए? राजकीय होना चाहिए। दूसरा काम मैंने कहा खेती का कौन करेगा? दास गुलाम। दास प्रथा को रिपब्लिक में माना है कि नहीं माना है? माना है। और सॉरी, लॉज में माना है, रिपब्लिक में नहीं है। और यहां पर उसने दासों की संख्या भी बताई है, 20,000 दास। ये तो इसका मतलब क्लियर कट है, यहाँ क्लियर हो चुका है। रिपब्लिक में था नहीं, स्टेटमेंट में बू आने लगी और यहाँ आते स्थापित हो गया। क्रमिकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा विद्यार्थी और राजनीतिक वर्ग है, वो कार्य जो हैं वो कौन करेगा? नागरिक करेंगे। और ये नागरिकों की संख्या जो है वो मैंने आपसे कहा, परिवारों की संख्या, ये परिवार भी है, 5040 परिवार है। अभी समझ लीजिए, जमीन को बांटा जाएगा, 5040 टुकड़ों में बांटा जाएगा। ये परिवार पूछ ले, व्यक्ति नागरिक पूछ ले, या जमीन के कितने भाग होता 5040 पूछ ले, या आपसे पूछे कि इसको क्यों ऐसा बांटा गया, तो मैंने आपसे कहा ये गणितज्ञ है और वो ये मानता था विद्यार्थियों की गणित जो है वो आध्यात्म शास्त्र की सीढ़ी है। किसका? ना ना, दास क्या नहीं समझती? गुलाम की कब संपत्ति? गुलाम की संपत्ति नहीं होती। गुलाम तो गुलाम उसके होते हैं, गुलाम का तो कुछ है ही नहीं। गुलाम के पास दिमाग नहीं है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखो, ये नागरिक जो हैं, सुनना मेरी एक सिंपल सी बात है, इसकी थोड़ी ध्यान रखने का। ये 5040 बांटने के पीछे उसकी जो गणित है वो मैंने आपसे कल कही थी। और ध्यान रखना, एक वाक्य पूछा जाता है कि गणित आध्यात्म शास्त्र की सीढ़ी है। आध्यात्म शास्त्र की मतलब होता है प्रत्येक लोग तक पहुंचने का मार्ग है, सीढ़ी है, आपको गणित के माध्यम से पहुंच सकते हैं। ये वाक्य किसने कहा? गणित आध्यात्म शास्त्र की सीढ़ी है, ये बात किसने कही है? प्लेटो। गणित बहुत ज्यादा जोर है, गणित पर सबसे ज्यादा जोर है उसका, हर जगह है वो। स्टार्ट से लास्ट, स्टार्ट से लगाकर अभी तक जो आया है कंटिन्यू रहा है। ज्योग्राफी की बात मेरी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा होना चाहिए? क्लियर बात है, समुद्र से दूर होना चाहिए। नौसेना का वो विरोधी था, व्यापार का वो विरोधी था, विदेश व्यापार का विरोधी था। वो कहता था कि भ्रष्टाचार, व्यापार जो है, तिजारत जो है, वो भ्रष्टाचार को जन्म देती है। व्यापार से भ्रष्टाचार पनपता है, इसलिए व्यापार जैसी चीज उसमें होनी
नहीं चाहिए। हाँ, लोग आते हैं करते ठीक है, मगर वो व्यापार नागरिकों का राइट है ही नहीं। उसने ये कहा था लोग स्वतंत्र होते हैं, नागरिक स्वतंत्र नहीं होते। लोग स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वो कुछ भी करे, मगर नागरिक स्वतंत्र नहीं होते। ये किसने कहा था? प्लेटो ने। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पूरी तरीके से ये ऐसा स्टेट की बात कर रहा है जो एग्रीकल्चर पर आधारित है, ठीक है, कृषि प्रधान है, आत्मनिर्भर है। प्लेटो की लॉज का राज्य कृषि प्रधान राज्य है और आत्मनिर्भर राज्य है। वो बाहर से किसी को लाना करना नहीं चाहता और दूसरी बात जमीन का पूरा सामाजिकरण करता है। ये बातें मेरी बहुत अच्छी तरीके से हुई है। मेरी ख्याल से इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए ऐसा संभव मुझे तो नहीं लगता है ना। बाकी बातें हैं तो बात करेंगे, जब आपको कोई लगता है तो। सवाल मैंने आपसे कल कहा था पूछ लीजिए, अभी भी कह रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 बार पूछिए, मगर कोई सवाल आप घर लेके चले गए तो मेरे लिए बस की एक वो गरीबी रेखा के निर्धारण वाले भी कल मैंने लिखा, ये दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक बात है। अब शुरू करें। राजनीतिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था अच्छे से समझ, शासन व्यवस्था समझने का टॉपिक है। जहां समझने की जरूरत है वहां समझने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। ये तो क्या है कि बातें हैं जो जनरली अपने को समझ में आ जाए। अब शासन व्यवस्था की बात करें। किसकी है? कॉलोनी की शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? किसी कॉलोनी को बचाने के लिए सबसे पहले तो 20 वर्ष तक तो अस्थायी शासन व्यवस्था कैसी होगी? कितने वर्ष तक रहेगी? 20 वर्ष तक अस्थायी होगी। और जिसमें मैंने कहा था कि आधे इसके अंदर दोनों ही, जो क्रीट के लोग होंगे उनके 200 लोग होंगे और दूसरे लोग जो वहाँ के हैं, किसके, कनोसस के मूल निवासी हैं, वो 200 लोग होंगे। इन दोनों के द्वारा मजिस्ट्रेट का चुनाव होगा और ये मजिस्ट्रेट शासन व्यवस्था को चलाएंगे। ये शासन व्यवस्था पूरी तरीके से अस्थायी है, इसमें परमानेंट सिस्टम स्ट्रक्चर स्टेब्लिश नहीं है। ध्यान ये रखना है, कॉलोनी में 20 साल की अस्थायी शासन व्यवस्था की बात है, बाकी कुछ भी गप्पे है, बाकी चीज़ें गप्पे हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान। अब बात रहेगी स्थायी शासन। थोड़ी सी मैं बातें आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आप इसको समझना है क्या है ना। एक यहाँ क्या है शासन व्यवस्था में कि सिटी स्टेट में, अब यहाँ बात कर रहे हैं तो अपन केवल उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो नागरिक हैं। नागरिकता की परिभाषा उसकी नहीं है, मगर आप समझ रहे हैं कि जो सिटीजन्स हैं उनकी अपन बात यहाँ करेंगे। सिटीजन्स के बारे में ही हम बात करेंगे, क्योंकि शासन व्यवस्था में भाग काम किसका है? नागरिक का काम है। मैंने अभी आपसे कहा कि वही काम करेंगे। अब इसके अंदर पहली एक सभा होगी सबसे ऊपर, जिसका नाम उसने कहा सामान्य सभा या जनरल असेंबली। क्या कह सकता हूं मैं? सामान्य, आम सभा भी लिखा हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाली बात है नहीं। सामान्य सभा या इसको आप कह दें जनरल असेंबली। उस समय डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह था। डेमोक्रेसी डायरेक्ट, ये डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए मैं नहीं कह, मगर शासन में डायरेक्ट लोग भाग लेते थे, सीधे भागीदार होते थे। तो जितने भी लोग हैं सबके सब जनरल असेंबली के अंदर हिस्सेदार होंगे। ग्राम सभा की तरह है ये। आज के टाइम में मैं कहूं जैसा स्विट्जरलैंड के अंदर लैंड्स जीमाइंड संस्थाएं होती है कि नहीं होती है, जो वहां के सभी लोग, जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना स्विट्जरलैंड में 5 कैंटन में है ना, उनके अंदर क्या होता है? लैंड जीमाइंड संस्था है, सभी लोग मिलकर कानून बनाते हैं, वहां एक जगह बैठते हैं। तो वैसे के वैसे ये जनरल है, सभी लोग भाग लेंगे। अर्थात इसके अंदर कितने सदस्य होंगे? इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, इस प्रकार की व्यवस्था, ठीक है। दूसरा, ये काम क्या है? इसका पहला काम ये रहेगा कि जो अन्य संस्था हैं उनका चुनाव करना है, ये करेगी। ये सभी लोग हैं तो यही करेंगे, और कौन करेंगे? मूल यही है, बड़े यही है सबसे। इसके नीचे एक और संस्था होगी जिसको कहेंगे एडवाइजरी बोर्ड। क्या कहेंगे? एडवाइजरी बोर्ड। ये एडवाइजरी बोर्ड क्या है? एडवाइजरी बोर्ड का मतलब है ये परामर्श का काम करेगी। किस मामले में? कानून के मामले में। किन को करेगी? इनको करेगी, ठीक है। ये परामर्श देने वाला एक बोर्ड होगा। इस परामर्शवादधारी बोर्ड के अंदर कुल 37 लोग होंगे।
जिसकी उम्र 50 से 70 साल के बीच में सीनियर लोग होंगे। आप समझ रहे मेरी बात? 50 से 70 का मतलब हुआ ये वो लोग हैं जो उम्र में सीनियर हैं, अनुभवी हैं। उन लोगों की, ये 37 लोगों की एक, अब ये किस में से आएंगे? यहां आने। मगर देखो यह समझना, पहले दो संस्थाओं को मैं बता रहा हूं, पहले समझने की बात है। ये 37 कोई अलग नहीं है, ये जोड़ना मत, ये तो पूरी हो गई। अब इसके नीचे बनेगी तो उसमें से ही बननी है, क्लियर बात है। इसके नीचे एक बोर्ड और होगा जिसको आप क्या कह सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल कह सकते हैं। इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर तीन 360 सदस्य होंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनेगी जिसमें 360 सदस्यों से मिलकर वो बनेगी। इस प्रकार बनाई जाएगी। अब एक सवाल, ये जो मेंबर बने किसमें से? इसमें से बनेंगे। कैसे बनेंगे ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। ये क्या काम करेगी? ये सरकार है, आप ये समझ लीजिए। ये क्या है? सरकार है जो काम करेगी। अब काम कैसे करेगी ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल? में आपको सिंपल बात बताऊं, ये काम ऐसे करेगी कि 360 को हम 12 समितियों में बांटेंगे। 12 कमेटी बनेगी। कितनी कमेटी बनेगी? 360 लोगों की 12 समितियां होगी। 12 कमेटी, 12 का भाग जा रहा है ना, क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आप अभी सोचोगे कि साहब 12 का, क्योंकि 12 जो है वो अपने आप में पूर्ण भाजक है। वो आपको ध्यान रखना पूर्ण है। वहां उस समय द्विवादश पद्धति थी, नाप तोल में भी पद्धति दशमलव नहीं थी। कैसी थी? द्विवादश थी, 12 थी, है ना? 12 का भाग दिया जाता था। और आपको मैंने ये बात पहले से ही कह रहा हूं, 12 समितियां, हर समिति 1 माह काम करेगी। ऐसा एथेंस में था उस समय, ऐसा एथेंस में प्रैक्टिकली भी था, इसलिए इसको व्यवहारिक स्टेट कहते हैं जनरली, है ना? तो ये 12 समितियां, एक समिति 1 महीने काम करेगी, दूसरी समिति फिर महीने काम करेगी, तीसरी समिति काम, ऐसे 12 समितियां बनी होगी। ये एक 360 लोगों की 12 कमेटियां बनेगी। एक कमेटी 1 साल तक, 1 महीने तक शासन के, अगली 1 महीने, अगले महीने, 1 महीने, ऐसे चलती है। समझ आ रही बात? यूं चलता रहेगा सिस्टम, आगे से आगे बढ़ता रहेगा, फिर चलता रहेगा। यूं नहीं है कि ये लगातार शासन यही करेगी, ऐसा नहीं करेगी। 20 साल तक यही रहेगी, 20 साल तक ये रहने की स्थिति नहीं रहनी है। ये हर महीने बदलेगी, हर महीने। तो आप सोच रहे, अनुभव उसका थोड़ा है, मगर एथेंस वाला भ्रष्टाचार पैदा हो जाएगा ना भाई। आप सरकार रोज बदलोगे, 1 महीने आपको किसी को कहो, मुझे कहे कि आपको 1 महीने मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो महीने का मुख्यमंत्री, तो फिर मेरे हिसाब से ऐसे वो प्रधानमंत्री जो होगा वो 5 साल के लिए स्थायी होगा। इसका जो हेड होगा ना, इसका, इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का मुखिया है, वो कौन है? शिक्षा मंत्री है। कौन है? शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री जो है वो 5 साल के लिए होता है। तो फिर वो मुखिया वैसे बना रहता है, कमेटियां बनी रहती है, वो काम करती रहती है और चलता रहता है, एकदम आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता रहता है ये कमेटी। अब देखो बनेंगे कैसे, ये एक सिंपल सी चीज है। ये लोग इसमें से आएंगे, ये लोग जो हैं ये इसमें से यूं आएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के मेंबर है उनमें से 37 सदस्य आएंगे। और इसका चुनाव का तरीका है, इसके चुनाव का पहले 300 का चुनाव होगा, फिर 100 का होगा और फिर 37 का होगा। पहले 300, फिर 300 में से 100, फिर कितने लेवल का चुनाव हो रहा है? 3 लेवल का चुनाव हो रहा है। उस प्रकार चुनाव यहां भी ऐसे होगा। अब चुनाव की प्रक्रिया बताऊंगा तो पता। ये 3 हो गए। अब इसमें से ये जो है ना, ये 37, ध्यान रखना, 37 में से कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? 37 में से एक कमेटी बनेगी जिसका नाम होगा नॉक्टरल काउंसिल। इसको कहते हैं रात्रि परिषद। क्या कह सकते हैं? रात्रि परिषद। ये देखेगी कि क्या ये बात कहां है नॉक्टरल परिषद की? ये नॉक्टरल परिषद की लॉज के 12वां भाग है। सेंसर्स
देखो 3 बातें 12वें भाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि राजकीय अधिकारियों को सजा देने की बात, क्या सजा मिलेगी, गद्दार है कोई, भ्रष्ट है, उसको सजा की बात, नॉक्ट्रल काउंसिल की बात और सेंसर की बात। सेंसर का मतलब ये होता है ऐसे लोग जो मजिस्ट्रेट, 3 लोग होंगे, ये 3 सेंसर बनाए जाएंगे। जो मजिस्ट्रेट जो हैं उन मजिस्ट्रेटों के ऊपर ध्यान रखेंगे। लोकपाल कैसे हैं, लोकपाल वैसे ध्यान रखेंगे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो टक ऐसे। और आपको बता दूं इसमें ये जो काउंसिल है ये विद्यार्थियों यदि संविधान में परिवर्तन करना है वगैरह है तो ये यहां से ही चेंज करेगी, तो यहां ऊपर यहां आएगा, मगर मूल जो कानून से ऊपर संस्था है इसके ऊपर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। अर्थात ये संस्था ऐसी है जो कानून से ऊपर 10 सॉरी सदस्य नहीं लिखा है मैंने, कोई बात नहीं लिखा, 10 सदस्य। कितने सदस्य होंगे, 10 सदस्य। 37 में से 10 सदस्य इसमें आएंगे, डॉक्टरल काउंसिल में आएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था होगी। कैसी, शासन की। तो कार्यपालिका व्यवस्था भी का हो गई। तीसरा अंग कौन सा है, न्यायपालिका। न्यायपालिका के लिए वो 4 प्रकार के न्यायालय की बात कर रहा है, आगे अपन कर लेंगे, उसका अलग चुनाव नहीं होगा तो अगली बात हो जाएगी। मुख्य जो न्यायालय है, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय है, वो सर्वोच्च न्यायालय यही। इंग्लिशिया में मुकदमा चलाया गया था सुकरात पर, मैंने आपसे कहा ना, आपने पूछा इंग्लिशिया क्या है, मैंने कहा था इंग्लिशिया वहाँ की पार्लियामेंट की तरह है। गेरूसिया उनका भवन है, गेरूसिया बोलते थे प्राचीन काल में, फिर गेरूसिया भी कहते हैं उसको, है ना, तो ध्यान रखना। तो वो जो है उसमें मुकदमा चलाते, तो वैसे ये वो सिस्टम है, आप ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ही है, अंतिम कोर्ट ही है। लास्ट मुकदमा कहाँ चलेगा, राष्ट्र की गद्दारी का मुकदमा यहाँ चलेगा, बहुत महत्वपूर्ण। तो ये इस प्रकार की संस्थाएं प्रशासन में होगी, ऐसा उसने कहा। तो अब आपको एक सिंपल बात बताऊं, पूछा ये जनरली क्या पूछा जाता है कि सबसे ऊपर कौन है, ये, इसमें से ये इसमें से ये, ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल नीचे लेंगे। अब मैं ऐसे लिखवा दूंगा। और आपसे पूछे ऐसी कौन सी संस्था है जो कानून से ऊपर है, अर्थात आपसे पूछे कि लॉज का फिलोसोफर किंग कौन है, समझ में आ गई बात, जो कानून से ऊपर है। मगर यहां पर इसका मतलब यह है कि लॉज में भी प्लेटो अभी तक रिपब्लिक वाली सोच, मैंने कहा ना, आदमी का भूत आदमी का साथ नहीं छोड़ता है, इसलिए आदमी का भूत अभी भी साथ, उसमें वो फिलोसोफर किंग वाला भूत अभी भी उसके साथ है। और यहां भी जब वो बात कर रहा है तो नॉक्ट्रल काउंसिल की करके ये भूत और पैदा कर देता है। जब आप कह रहे हैं कानून सर्वोच्च है, कानून ऊपर है, तो नॉक्ट्रल काउंसिल भी उसके अधीन होनी चाहिए, मगर आप कह रहे हैं नॉक्ट्रल काउंसिल है, ये कानून के बाहर है, तो इसका मतलब ये वैसे ही है जैसे फिलोसोफर किंग है। भाई फिलोसोफर किंग कोई व्यक्ति थोड़ा ही है, यूं क्या करें, मैंने आपसे कहा फिलोसोफर किंग, आप दिमाग में आ रहा होगा कहीं को, साहब यहाँ काउंसिल है, वहाँ काउंसिल थोड़ी, वहीं काउंसिल ही है, वहाँ भी तो गुट है, वहाँ कुलीन तंत्र है, वही तो कुलीन तंत्र ही है, वर्ग है एक, वही एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग। आप वैसा वैसा स्टेब्लिश करो, मगर इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो आप उत्तर लिखोगे लॉ आधारित नहीं है, ये मत कर लेना। ये तो एक मैंने कहा लॉ, इससे ऊपर एक संस्था है। तो हेडिंग लगाइए विद्यार्थियों शासन व्यवस्था के अंदर, सिंपल सी चीज़, पहली हेडिंग लिख दीजिए 20 साल तक अस्थायी, बात खत्म, ठीक है। फिर लिखिए स्थायी व्यवस्था, अस्थायी के आगे लिख दीजिए 20 वर्ष, ठीक है। बहुत समझ में नहीं आए वो नहीं लिखना है, 20 साल तक तो वहाँ अस्थायी रहेगा, चुनाव उनाव कुछ नहीं है ना, वहाँ असेंबलियाँ कुछ नहीं होगी। मैंने आपसे क्या कहा, 200 लोगों की समितियाँ होगी जो मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी और उससे शासन चलाएंगे, 20 साल तक ऐसे चलाते रहेंगे। अभी की उपनिवेश बना नहीं है, कल्पना कर रहे हैं ऐसा बनाएंगे, है ना, कनोसस ऐसा बनाएंगे, ये बात करें। स्थायी व्यवस्था, स्थायी में सबसे ऊपर एक लिखिए विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट बात लिखिए, प्लेटो, या लास्ट में लिखा था तो ठीक रहता, मगर लिख दो एक बार, प्लेटो मिश्रित राज्य, अंडरलाइन कर लेना, आगे समझा रहा हूं मिश्रित राज्य क्या है, नहीं तो आपके यहां बैठे हो। मिश्रित राज्य, कई जगह मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हो सकता है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन जैसी यहां कोई चीज नहीं है, यह है मिक्स स्टेट। क्या है, स्टेट, मिक्स, क्या कह रहा है, मिश्रित राज्य, वह शक्ति संतुलन
शक्ति संतुलन की समझ रखता था। समझ रखता था, उसने लॉज में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रित राज्य स्थापित किया। कुलीन तंत्र, पहला राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब कि ये कैसे स्थापित किया, तो ये इलेक्शन कराएंगे तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे एक बात तो समझ में आ गई कि राजतंत्र का मतलब लॉ गिवर है। लॉ गिवर में कानून बनाता है वो एक व्यक्ति बना रहा है। यहाँ भी आपके एक लॉ गिवर आपने बना लिया जो राजतंत्र की तरह है। वहाँ पर वर्ग मताधिकार था, वहाँ पर प्रॉपर्टी में के हिसाब से वर्ग था। समझिए मेरी बात, प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या था, वर्ग थे। 1 2 3 4 कितने वर्ग बनेंगे? मैंने आपसे कल कहा था प्रॉपर्टी के हिसाब से वर्ग कितने बनेंगे? 1:4 कहा था। 1 रुपया, 2 रुपया रखने वाला, 3 रुपया रखने वाला, 4 रुपया रखने वाला। कितने वर्ग हुए प्रॉपर्टी के हिसाब से? या 5 होंगे? 4 होंगे? 4 ही होंगे, क्योंकि किसी के पास रुपया है, किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 3 रुपया है, किसी के पास इससे ज़्यादा है तो राज्य ले लेगा, राज्य ले लेगा। कम है तो देगा, मगर ये संतुलन बिगड़ेगा नहीं। बीपीएल रहेगा 1 रुपया। 1:4 से ज़्यादा अमीर और गरीब में अंतराल नहीं हो सकता। और वो क्या करता है कि चारों वर्गों को चुनाव का अधिकार देता है। और जब चारों को अलग अलग राइट देता है तो वर्ग मताधिकार हो गया, वर्ग मताधिकार हो गया। और इसके साथ वो स्वतंत्रता की बात करता है, सबको बराबर देता है। जो जनरल असेंबली के मेंबर है स्वतंत्रता की बात करता है, अर्थात लोकतंत्र की बात हो गई। मगर ये बातें लास्ट में बता दूंगा, समझ में आएगी तब की। आपको हुआ कि नहीं हुआ तो आप कह दें ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, लास्ट में ये बात क्लियर हो जाएगी ना। अब विद्यार्थियों एक बात लिखिए, संस्थाओं पहली है सामान्य या साधारण सभा। साधारण सभा कह दो, सामान्य सभा कह दो, जनरल असेंबली कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामान्य सभा या जनरल असेंबली, ओके, या आप आम सभा लिखा हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। आगे कितने सदस्य होंगे इसमें? 5040 प्रति वर्ष बैठक। इनका चुनाव कौन करेगा? इनका चुनाव कौन करेगा? चुनाव होंगे, इनका चुनाव कहाँ जरूरत है, सब ले रहे हैं ग्राम सभा की तरह। इसमें चुनाव होना, दिमाग में ऐसा तो कीड़ा नहीं आ रहा है कि साहब इसका चुनाव कौन करेगा। इसका चुनाव होगा नहीं, ये भारत नहीं है। उस समय तो पॉपुलेशन इतनी है, 5040 ही लोग हैं, चुनाव क्या करेंगे? नागरिक ही 5000, ये 5040 दास, व्यापारी और सब मिलकर है, केवल नागरिक हैं। समझ में आ गई बात? ये केवल नागरिक की बात कर रहा है, नहीं तो कईयों के दिमाग में आएगा यहाँ लिख रहा है 5040, वहाँ कह रहा है पर 20,000, तो 20,000 वो तो दास है, वो नागरिक नहीं है ना, विदेशी और है, उनकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। ये बातें ध्यान। 5040 प्रति वर्ष बैठक कैसे होगी? अब इस क्या काम करेगी नीचे लिख दीजिए। यह अन्य संस्थाओं का चुनाव करेगी। अन्य संस्थाओं का मतलब ये न्यूट्रल काउंसिल छोड़ दीजिए, ये कानून से ही बाहर है। परामर्श मंडल, एडवाइजरी बोर्ड, परामर्श दात्री सभा, कुछ भी लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। परामर्श मंडल व प्रशासनिक परिषद का चुनाव, ठीक है, एक काम, मेल काम हो गया। दूसरा, सैनिक अधिकारियों का चुनाव, मगर सेना के सेनापति का चुनाव कौन करेगा? सेना के लोग करेंगे। चुनाव होगा, सेना का सेनापति जो होगा, 3 सेनापति होंगे। कितने सेनापति होंगे? 3 सेनापति होंगे। और तीनों सेनापतियों का चुनाव सेना के अंदर होगा। मिलिट्री में ऐसा नहीं होता है, मिलिट्री में ऐसा, मगर वो ऐसा कह रहा है। सैनिक अधिकारियों का चुनाव,
ठीक है। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करेगा कि नहीं करेगा? राज्य को हानि पहुंचाने वाले मामलों की सुनवाई कौन करेगी? कोर्ट है, ये कोर्ट न्यायालय के रूप में कार्य। और तीसरी बात, कानून परिवर्तन, कानून को चेंज करना हो तो कठोर का मतलब चेंज होता नहीं है, ये होता है कि उसके लिए विशेष प्रक्रिया है। कठोर का मतलब क्या है? कठोर का मतलब यह है कि वो विशेष प्रक्रिया से ही चेंज होगा। अन्य हमारा अमेरिका का संविधान कठोर है, इसका मतलब ये थोड़ी संशोधन नहीं हुए। और भारत का संविधान लचीला और कठोर है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कुछ भारत का संविधान भाग ऐसा है जो बदला नहीं जा सकता। भारत के संविधान में क्या नहीं बदला जा सकता? मौलिक अधिकार नहीं बदले जा सकते। बदलते हैं ना बेटा, आरक्षण हाँ विशेष है, बदले थे ना, मैं ये कह रहा हूँ कठोर है, प्रक्रिया कठोर है, ठीक है तो सही ना, है तो बदलते थे। कौन सा नहीं बदला? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर इसके लिए है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मैं कहूँगा, तो तू क्या कहेगा? तुम कहेगा तुम तो कुछ भी कह देगा। आए तेरे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर, कोर्ट के पास गए, नजाक बनाई थी, नजाक बनाई, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया भारत सरकार ने, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और बना के जब वहाँ गए वापस, उनको कहा साहब हमने ये बनाया, उसने कहा ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। क्यों? आधारभूत ढांचे के साथ छेड़खानी। ये चीजें नहीं बदल सकते, कहने का मतलब आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकते। जैसे वहां पर कानून तो बदलते हैं, चेंज होंगे। जैसे एक बात बताऊं, और एक चीज है, कानून परिवर्तन के साथ एक काम और करेगा। उस समय जो वहां विदेशी आते थे व्यापार करने के लिए, जो विदेशी आते थे, उन व्यापारियों को जो वीजा मिलता था, वीजा समझते हैं? वीजा मिलता था। आपके पास पासपोर्ट और वीजे में क्या फर्क होता है? पासपोर्ट में और वीजे में क्या फर्क होता है, आपको बताएगा? कौन? अब एक बात, पासपोर्ट और वीजा कैसे डॉक्यूमेंट है? राजनीतिक है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। दोनों ही कैसे डॉक्यूमेंट है? सरकार देती है आपको, जच्चे तो दे, नहीं तो नहीं दे, कागज वापस ले, पासपोर्ट जब्त कर दो इसका, पासपोर्ट जब्त। सुनना नहीं कई बार, सलमान खान का किया और किसी का किया, बहुत सारों का किया, पासपोर्ट जब्त कर दो, जेल भाग। यदि उसको लगता है कि ये भाई चला जाएगा, और ये मान लीजिए 2997 सीढ़ियाँ बना के विदेश चला जाएगा, पासपोर्ट जब्त कर लो, सरकार के पास था। तब विदेशियों ने आरोप लगाया कि आपने, ये लोग इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा आदमी यदि आपका फॉरेन भाग गया तो फिर आपको डीएमके के इस नेता को गिरफ्तार करना चाहिए था ना। सरकार कह रही है ऐसा कैसे? वहां की सरकार करना चाहिए। वहां की सरकार क्या करेगी? पासपोर्ट केंद्र सरकार का काम है, पासपोर्ट तुम जब्त करोगे। मगर रोनी ने कौन के आदमी ने कौन वोट दे, कौन के वाणी। और हमारे राहुल गांधी जी 4 साल पर बाद समझ में आता है, जब तक चुनाव खत्म हो जाते। काम ये है, गड़बड़ी ये होती है। तो मिस्टेक ये, पासपोर्ट इज कंप्लीटली पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट है? राजनीतिक। पासपोर्ट किसी भी देश द्वारा, जिस देश का वो मूल निवासी है, नागरिक है, उस देश द्वारा विदेश जाने की दी गई अनुज्ञा है। ये फॉरेन जा सकता है, ये वो कह रहा है, फॉरेन जा सकते हो, इसकी परमिशन है। भारत से आप निकलोगे तो आपका पासपोर्ट देखेंगे, पासपोर्ट बता, पासपोर्ट है, जा। कहां जा रहा है उससे मतलब नहीं है। वीजा क्या है? जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस देश द्वारा आने की दी गई परमिशन है। जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो वीजा कहां से लेना पड़ेगा? पासपोर्ट कौन देगा? भारत सरकार देगी। आपका पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। वहां जाते ही आपका चेक क्या करेगा? अमेरिका में उतरते ही वहां पर आपका क्या डॉक्यूमेंट चेक करेगा? पासपोर्ट करेगा, वीजा करेगा? वीजा करेगा, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट वही है। वो कहेगा वीजा है, ठीक चल। तो पासपोर्ट मूल सरकार द्वारा दी गई विदेश जाने की अनुज्ञा है, जबकि वीजा उस सामने वाले जिस देश जाना चाहते हैं उस देश द्वारा आने की दी गई परमिशन है, एक विशेष समय के लिए मिलती है। तो उस समय जो विदेशी आते थे उनको पासपोर्ट मिलता था, वो पासपोर्ट 20 साल के लिए मिलता था। कितने साल के लिए मिलता था? 20 साल के लिए मिलता। ऐसा देशों में है ना, अपने आज भी है, आपको पता है। 20 साल के लिए जो पासपोर्ट मिलता था, उस पासपोर्ट की डेट बढ़ानी है।
20 साल से ज़्यादा विदेशियों को रहने की परमिशन देनी है तो वो परमिशन जनरल असेंबली देती थी, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ये कायदा था। वो परमिशन कौन देगी? जनरल असेंबली। आप सोच लो, फिर उस समय अमित शाह जी साइन करके नहीं देंगे ना, उस समय कौन देगा? जनरल असेंबली, पार्लियामेंट ये देगी। तो लिखो 20 वर्ष से ज़्यादा विदेशियों को रहने की छूट देने का अधिकार, या कह दीजिए छूट दे सकती है। 20 साल से ज़्यादा विदेशियों को रहने की छूट। ठीक है, क्लियर। अब लिखो दूसरी कमेटी। दूसरा किसका चुनाव होगा? फिर प्रशासनिक परिषद पहले करवा दें, फिर प्रशासनिक परिषद में से एडवाइजरी काउंसिल का चुनाव करवा देते हैं ताकि ठीक रहेगा। मेरा ये मानना है, भले आप एडवाइजरी काउंसिल लिखो तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर जनरली पहले प्रशासनिक परिषद लिख देता हूं। प्रशासनिक परिषद। आप कहेंगे ये क्या है? ये वो है जो कानून के क्रियान्वयन करने का काम करती है। एक प्रकार से सलाहकार बोर्ड के आदेशों का क्रियान्वयन करेगी। जो सलाहकार बोर्ड क्या है? हो गया एडवाइजरी बोर्ड जिसको मैंने कहा है ना, के आदेशों का क्रियान्वयन करने का काम करने वाली जो सरकार है, ये जो अपने होते हैं ना प्रशासन, जो काम करने वाले लोग, जो मंत्री कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो एक परिषद है जिसको प्रशासनिक परिषद के नाम से जानते हैं। अब चुनाव कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझिए। अब यहाँ थोड़ा समझ लेना, रुक जाना, फिर समझाता हूँ। उन्होंने कहा संपत्ति के आधार पर समाज में कितने वर्ग हैं? 4 हैं। सबसे निम्न कौन सा है? उल्टा क्यों लिखा, समझ में आ गई? ये सबसे अमीर है, ये सबसे गरीब है। इससे ज्यादा किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। प्लेटो ने कहा इन चारों को इस सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चारों वर्गों को, कितनी गजब की बात कह रहा है, देखो आज भी हम ऐसा नहीं कर पाए। चारों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसका मतलब इस काउंसिल में मेंबर कितने होंगे? 360 होंगे। तो 360 में इसमें 90 इसमें होने चाहिए, 90 ये होने चाहिए, 90 ये होने चाहिए और 90 ही ये होने। 360 मेंबर है, हर वर्ग के 90-90 होने चाहिए। अब चुनाव कैसे होगा? इसके लिए प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर जाता है। प्लेटो कहता है सबसे पहले इस वर्ग के 360 का, कितने का? इस वर्ग से भी 360 का, इस वर्ग से भी 360 का और इस वर्ग से भी 360 का चुनाव करो। पहले तो ये करो, सामान्य चुनाव ऐसे करो। 360 360 360 360 यानी बराबर बराबर सबसे चुनो। अब इसने कितनी इंपॉर्टेंट बात कही। इसमें एक बात का ध्यान रखा जाए, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए कि ये बड़े लोग हैं भाई, जो ज्यादा बड़े हैं उसका बड़ा उत्तरदायित्व है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो बड़े हैं उसका बड़ा उत्तरदायित्व है कि नहीं, और जो छोटे हैं उसका छोटा उत्तरदायित्व है। तो जो वोट देंगे, तो ये तीनों वर्गों को वोट देने का जो अधिकार होगा वो अधिकार अनिवार्य मतदान होगा। इनको अनिवार्यतः वोट देने पड़ेंगे। भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, आप पैसे वाले हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। हमारे देश में क्या होता है, गरीब वोट ही देता है और कुछ नहीं देता। हमारे गांव के लोग, गांव में मतदान ज्यादा होता है, शहरों में ज्यादा होता है। अरे कल मुंबई के अंदर वोटिंग हुई है विद्यार्थियों 50% मुंबई की, जहां पर दुनिया में आपको पता है सब वहीं बैठे हैं, पैसे वाले, भारत रत्न वहीं बैठे हैं। और आपको पता है गागरिया में पोलिंग हुई थी 98%,
हुई थी ना, गागरिया गरड़िया, ये जो गांव है, पांदी का पार, जाने की मेरी जो है, जो भी है। तो मुझे बताओ वोट कौन दे रहा है, और वोटों की जरूरत किसकी है? उनको, अमीरों को। उसको क्या मतलब वोट दे, हमारे वोट दे कहीं मार, तो भाई गाँव वाले तो यही सोच रहे हैं ना, हमारे बोरी कुण नौके को नहीं काम, ये साहब काम कर जावे के साहब काम होगा नहीं भाई, मारे भाई काम कराओ कौन काम थू कराई, वोट एक दे हमें तू दे काम कराई, मैंने हैंग डाया काम करे नहीं जगह मैं हैंग देखो हमें सीढ़ियों घनी आवे और ना काम हर कौन देखूड़ा। लोग तो ऐसे कहते हैं नेताओं के बारे में, विश्वास, ये इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं मैं, हर देश में ये स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप की तो हालत खराब है भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप की, आप भारत की क्यों बात करें? आप ये सोच रहे हो हमारे देश है, हमारे देश की बात नहीं है। हमारे देश में तो इसलिए है कि बसीट पहाड़ है, बाजू हो रहा होनी चाहिए। स्थिति तो आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है, वो कहने की जरूरत है क्या? डोनाल्ड ट्रंप को ऊपर महाअभियोग लगे वो तो बात ही अलग है, बंदे को देख लो, रोज नई आवेरी प्यादे प्यादे तुझे न्यूयॉर्क में आप मिले थे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार तुम क्या कर रहा है, राष्ट्रपति है क्या, तुम आया कहां से ऐसा? 80 साल का पहले बुढ़ा, सबसे बुढ़ा, अमेरिका का सबसे बुढ़ा राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, सबसे बुढ़ा राष्ट्रपति। तो ये तो राजनीति का खेल है, इसमें कोई बुढ़े और जवान की कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई सवाल ही खड़े नहीं होते। तो अलग अलग वर्ग से ये वर्ग बने हुए हैं, ये 4 क्या है, ये 4 वर्ग है, किसके हिसाब से हैं? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा साहब इसमें मेंबर 5000 में से गारंटी है कि बराबर होंगे, जरूरी नहीं है बराबर होंगे। प्लेटो वर्ग मताधिकार दे रहा है, वो कह रहा वर्ग प्रतिनिधित्व तो दे रहा है, इसमें मान लीजिए 1000 ही है, इसमें 2000 है, इसमें 1000 है, इसमें 1000 है, हो सकते हैं ना, मेरे कहने का मतलब हो सकते हैं ना, पर प्रतिनिधि तो बराबर होगा, संख्या नहीं होगी, प्रतिनिधि तो गुण है। यहां वर्ग आपकी संपत्ति है, जो संपत्ति के आधार पर 4 वर्ग बने हुए हैं। मान लीजिए इस वर्ग में 600 लोग ही हैं, समझ में आ रही मेरी बात? आप सोच ही रहे हैं ना, दिमाग में आपके ये है ना, 600 में से 360, समझ में आ गई मेरी बात? 360। उसने ये नहीं कहा है कि संपत्ति में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर उस सभी उतने उसमें बराबर सदस्य होंगे, नहीं, उसमें बराबर प्रतिनिधित्व होगा, उसमें बराबर प्रतिनिधित्व होगा, ये बात कह रहा है। इनको अनिवार्य मतदान है, इसको कहा गया कि तेरा ऐच्छिक है, मर्जी आए तो वोट दो और मर्जी आए तो मत दो। दूसरी बात, ये अपने पहले सदस्य चुनेंगे, ये अनिवार्यता रूप से, आवश्यक रूप से वोट देते, आवश्यक उपस्थिति रहेगी वोट देंगे, नहीं दोगे जुर्माना, नहीं दोगे तो। और इस वर्ग को यह कहा गया संतुलन के लिए कि ये वर्ग अपना वोट देने से पहले पूर्व के 3 वर्गों को वोट और देंगे। वोटिंग ऐसे होगी, वोटिंग में मिक्स हो जाएंगे, फिर ये वापस इस पूर्व वर्ग को वोट देंगे, और ये जो हैं ये केवल और एक केवल जब अपना प्रतिनिधि है उनको ही वोट देंगे, दूसरों को वोट नहीं देंगे। कहने का मतलब यह है, ये अपना वोट देंगे, उसके बाद ये जब वोट देगा, ये वोट इससे पूर्व इनको भी वोट देगा, फिर अपना वोट देगा। और अब आपको लग रहा होगा कि अरे चुनाव प्रक्रिया तो बहुत ये क्लिष्ट हो गई, सामान्य आदमी को समझ में नहीं आती। तो नहीं आती, ये कमी है उसकी, हार्ड है, ये कठोर है। ये आपसे पूछेंगे कि उसकी चुनाव प्रक्रिया बहुत ही जटिल है जटिल। अब उसके बाद जब ये देगा, ये अपने को ही देगा, दूसरों को वोट नहीं देगा। इसमें से वोटों से चुने जाएंगे 180 लोग। कितने चुने जाएंगे? इसमें से कितने चुने जाएंगे? इसमें से कितने चुने जाएंगे? इसमें से कितने चुने जाएंगे? दूसरे चरण के चुनाव खत्म, ठीक है। अब इसमें से निकलेगी लॉटरी। अब क्या निकालेंगे? लॉटरी। और लॉटरी कैसे निकलेगी आप देखिए, लॉटरी ऐसे निकलेगी, इसमें से 90, इसमें से 90, इसमें से 90, इसमें से 90, कितने हो गए? कितने स्तर हैं इस चुनाव के? है
360, 180, फिर 90। गलती होने की संभावना है। अपना तो एक बार ही होते हैं वोट, गबागबी में जीत जाए। यहाँ ऐसी गबागबी होने की कोई संभावना है ही नहीं। गबागबी यहाँ हुई तो यहाँ निपट लोगे, यहाँ होगे यहाँ लॉटरी निकलेगी तब निपट लोगे, मगर कहीं ना कहीं आप इसमें पार नहीं उतरोगे। 3 स्तरीय, तिहरी, जटिल, जटिल है सिंपल है, जटिल निर्वाचन प्रणाली है। तिहरी जटिल निर्वाचन प्रणाली को उसने अपनाया। सभी को मतदान का अधिकार है कि एक को मताधिकार है? सभी को है। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक, सही है। 540 सभी को वोट देने का अधिकार है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं, है ना। सार्वभौमिक वर्ग पर किस आधार पर मताधिकार है? वर्ग के आधार पर है। कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं। वर्ग मताधिकार है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है? सभी को है, मगर सभी वोट अपने अपने वर्ग बने हुए हैं। वर्गीय मताधिकार है, वर्ग के आधार पर मताधिकार है। वर्ग आधारित मताधिकार को हम कह सकते हैं कुलीन तंत्र, और लॉटरी ऐसे सार्वभौमिक होने से लोकतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र का मिश्रण है। निर्वाचन प्रणाली कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण है या कुलीन तंत्र और राजतंत्र का मिश्रण है? लोकतंत्र का। यहां राजतंत्र कहां है? यहां सवाल राजतंत्र के नहीं है, कुलीन तंत्रीय और लोकतंत्रीय निर्वाचन प्रणाली का मिश्रण है। वर्गीय मताधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार है। समझ में आ रही मेरी बात? वर्गीय मताधिकार है और सार्वभौमिक मताधिकार है। लोकतंत्रीय और कुलीन तंत्रीय मतदान प्रणाली। कुलीन तंत्र में वर्ग के आधार पर, बेटा ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग है कि नहीं? वर्गीय आधार पर मतदान की बात कही गई है। वर्ग है कि नहीं? आप बात सुनो। कुलीन भाई इस वर्ग को, अब इसमें भी तय किया कि भाई तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो अनिवार्य मतदान, तुम्हारी मतदान प्रणाली कम है तो अनिवार्य। तुम जुर्माना दोगे, वोट नहीं दिया तो जुर्माना दोगे, मगर तुम वोट नहीं दिया। अब देखो यहां क्या अनिवार्य मतदान की बात है कि नहीं? वहां है, मगर किनके? अमीर के, गरीब के पास? अमीरों के पास। समझ में आ गई बात? उनके लिए ऐसा होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि हमारे देश में ऐसा हो तो कितना ठीक हो जाएगा? हम प्रोफेसर लोग भी वोट देंगे, नहीं तो राजनीति करते हैं ज्यादा, वोट देते नहीं एक बार। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लिखिएगा विद्यार्थियों, एक लाइन लिखिए। ये बात आप ऐसे बना दी है तो मेरे ख्याल से छोटी सी बात लिख दीजिए। मैं बहुत सिंपल बात लिखा रहा हूं, लिखिए। प्लेटो ने संपत्ति के आधार पर चार वर्ग बनाए। ठीक बात है। जो बात समझ में नहीं आई वो नहीं लिखनी है, क्योंकि ऐसी बात आपके नोट्स में हो गई तो आपको मैं बता दूं, बीमारी वो वायरस है, फिर तोड़ेगा वो 100%। संपत्ति के आधार पर चार वर्ग बनाए। प्लेटो संपत्तिशाली वर्ग, संपत्तिशाली वर्ग के को लिख दीजिए 4, 3, 2। ठीक है। संपत्तिशाली वर्ग का मतलब जिसके पास पैसे ज्यादा है भाई। 4, 3, 2। ठीक है। ये बात तो ये नहीं है कि 4, 3, 2 क्यों लिखा, समझ आ गई? 4, 3, 2 के लिए अनिवार्य मतदान का प्रावधान करता है। अनिवार्य मतदान का प्रावधान करता है। अगली बात लिखिए। प्लेटो तिहरी जटिल निर्वाचन प्रणाली। तिहरी मतलब 1, 2 और 3 है ना। तिहरी जटिल निर्वाचन
प्रणाली का समर्थन करता है, सही है, या की बात करता है, की बात करता है। तिहरी जटिल निर्वाचन प्रणाली की बात करता है। कोष्टक में लिख दो, ऐसे कर 360, 180, 90 प्रत्येक वर्ग से, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रह जाए, ऐसे ये बना लोगे तो आप प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी गल सामने आएगी। तो ये बात आपको याद नहीं करनी है, ये केवल दिमाग में रखना है कि है ऐसा, है ना। बाकी इसमें कोई आपसे सवाल ऐसे बनने वाली नहीं, आपसे ये पूछेंगे, ये पूछा प्लेटो तिहरी जटिल निर्वाचन प्रणाली की बात करता है, आपके दिमाग में नहीं है ना, तो आपको दिमाग में आएगा तिहरी तो कहता था, जटिल है कि नहीं है, जटिल क्या नहीं है, बजा रखा इसने सबको इधर उधर, तो ये जटिल है ना, तिहरी जटिल निर्वाचन प्रणाली की बात कहता था। अगली बात लिखो, प्लेटो, टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखना है ना। प्लेटो सार्वभौमिक तथा वर्ग मताधिकार, सही है, सार्वभौमिक, सबको वोट है, सार्वभौमिक तथा वर्ग मताधिकार में समन्वय स्थापित करता है। कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, जबरदस्त। या ये लिख सकते हैं सार्वभौमिक और वर्ग मताधिकार, ये भी लिखा हो तो इतने में वाक्य पूरा हो जाएगा, वो बात अलग है, आप समझ रहे हैं। सार्वभौमिक तथा वर्ग मताधिकार में समन्वय स्थापित करता है। नीचे कोष्टक में लिख दो, लोकतंत्र तथा कुलीन तंत्र में समन्वय, ठीक है। सार्वभौमिक का मतलब लोकतंत्र, वर्ग मताधिकार मतलब कुलीन तंत्र, लोकतंत्र व कुलीन तंत्र में समन्वय, अर्थात कुलीन तंत्रीय मतदान प्रणाली, वाक्य अर्थात का मतलब वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुलीन तंत्रीय मतदान प्रणाली तथा लॉटरी की लोकतांत्रिक प्रणाली तथा लॉटरी सिस्टम था एथेंस में, लोकतंत्र मैंने कहा था, तथा लॉटरी की लोकतंत्रीय प्रणाली का समन्वय करता है। वाक्य कैसे भी बन जाए कोई फर्क पड़ने वाली बात, लॉटरी की लोकतंत्रीय प्रणाली में समन्वय करता है। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें इतने तक कुछ भी नहीं आई। ये भूखंड है, ये संपत्ति, इसके पास धन है या पैसा है, जमीन ही है भाई, वहां तो जमीन के सिवा डेरा क्या है, बांट रखा, इधर उधर कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को। और देखो जमीन को बेच सकते हैं, जमीन बेची नहीं जा सकती, जमीन की रजिस्ट्री दोबारा नाम हस्तांतरित नहीं होती है वहाँ पर। ये बातें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखिए। परिवार में जो है मेंबरशिप के हिसाब से ये प्रॉपर्टी एक तीर्थ हुई, उस प्रॉपर्टी का हिस्सा है जो भू संपत्ति है, जमीन से पैदा हुई संपत्ति। व्यापार तो कर नहीं सकता, समझ गए ना आप, जमीन से गेहूँ बाजरा पैदा हुआ कि नहीं हुआ, वो प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब ये है, ये कोई प्रॉपर्टी वो नहीं है जो व्यापार से, धन दौलत से, कंपनी में जो बेनिफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये शेयर मार्केट का, ये मुकेश अंबानी वाली प्रॉपर्टी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये है मेरा, है ना, वो प्रॉपर्टी, क्योंकि वो तो वो काम कर ही नहीं सकते। अब एक बात विद्यार्थियों बहुत अच्छी तरीके से समझना, 360 हो गए, अब ये कैसे होंगे सुनो। इन 360 को बारह समितियां बनेगी, कहा मैंने, कितनी कमेटियां बनेगी, एक कमेटी में कितने मेंबर होंगे, भारतीय शक्ति 30 मेंबर होंगे, 30 सदस्य की एक कमेटी होगी। ये क्या करेगी कमेटी, ये कमेटी 1 महीने शासन चलाएगी। इसको उन्होंने एक शब्द यूज किया है, पैट्रेनी। क्या नाम दिया है, ये पैट्रेनी है। ये समिति जो है, जो हर महीने अलग अलग है, 12 समितियां हैं, 12 महीने सत्ता चलाएगी, इसको पैट्रेनी कहा है। ये पैट्रेनी है, समिति है जो हर महीने शासन
करेगी। 30 सदस्यों कमेटी होगी, ये आ जाएगी, दूसरी बात दूसरी आ जाएगी, एक के बाद दूसरी आ जाएगी और प्रतिमाह शासन करते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक बात और, ये संपत्तिशाली वर्ग है, दोनों ज्यादा प्रॉपर्टी इनके पास है, तो जितने भी अधिकारी आएंगे, अधिकारी वो सेनापति इसी में से होंगे। किसमें से? कुल नायक नहीं है, अधिकारी और बड़े अफसर, सेनापति 3 हैं और जो अधिकारी हैं वो सबके सब प्रथम 2 वर्गों में से ही होंगे, दूसरों में से नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखने की बात। इनमें से ही नगर निरीक्षक बनेंगे, इनमें से ही विद्यार्थियों बाजार निरीक्षक बनेंगे। कहने का मतलब यह है, ये दोनों में से ही बनेंगे, दूसरों में से नहीं बनेंगे। या लिख दीजिए इसमें, नगर निरीक्षक व बाजार निरीक्षक इसी में से होंगे। नगर निरीक्षक और बाजार निरीक्षक इसी में से होंगे, इसी में से ही बनेंगे। एक के साथ 12 नवियों को और ले लेंगे, फिर एक कमेटी बन जाएगी, वो बाजार में निरीक्षण का काम करेगी, जांच करने का काम करेगी, चेक करने का काम करेगी, ये काम करेगी। बाजार निरीक्षण और नगर निरीक्षण का काम करने वाले अधिकारी जो हैं, निरीक्षक जो है, इंस्पेक्टर जो है, वो इंस्पेक्टर भी इसी में से ही बनेंगे, अर्थात इन दोनों वर्गों में से ही। क्योंकि बाजार में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? संपत्ति इनके पास ज़्यादा है, इनका रोल है, तो इसमें से ही इनमें बनाया जाएगा। ये बात थोड़ी सी, इसमें से आएंगे बड़े अफसर, हाँ इसी में से चुने जाएंगे, इसी में से ही चुने जाएंगे, दूसरे में चुने नहीं जाएंगे। एक बात बता दूं, वहां सबका चुनाव हो रहा है, मगर कैसे चुनाव हो रहा है? जैसे सेनापति चुनना। एक बात बता दूं, सेना जो है, सेना, वो सेनापतियों का होंगे, सेनापति चुनेंगे। अब सेना तो इसमें चारों में से हो सकती है, मगर आप कहेंगे साहब सेना तो भाई मिलिट्री के लोग चारों में से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? इसमें से 10 मिलिट्री वाले हैं, इसमें से 20 हैं, इसमें से 500 है, इसमें से 200 है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। मगर जब चुनाव होंगे, ये 730 मिलिट्री वाले की एक बटालियन है, इस 730 की बटालियन में जो सेनापति चुना जाएगा, वो सेनापति इस 20 और 10 में से होगा, इन 500 200 में से नहीं होगा। कहने का मतलब ये, समझ में आ गई बात? जो उसमें जो सेनापति चुना जाएगा सैनिकों के द्वारा, वो सेनापति इन 2 वर्गों का सदस्य होगा, वो चुना जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, आप ये मत समझिए कि केवल ये ही वोट देंगे चुनेंगे ना, सेना चुनेगी, मगर सेना किस में से चुनेगी? इन वर्गों के जो सैनिक हैं उनमें से चुनेगी। समझ में आ रही मेरी बात? उनमें से अफसर चुनेगी। वर्ग के मेंबर इसके होने चाहिए, 1 नंबर और 4 नंबर और 3 नंबर के मेंबर होने चाहिए, जो संपत्ति में संपत्तिशाली होने चाहिए, उनके वर्ग होने चाहिए। ये बात जरूरी। अब इसका मुखिया कौन होगा भाई? अध्यक्ष कौन होगा? एडवाइजरी काउंसिल, प्रशासनिक काउंसिल का शिक्षा मंत्री लिखूं, प्रधानमंत्री लिखूं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं लिखना? क्योंकि प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री नहीं होता, शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री होता है। शिक्षा मंत्री है इसलिए वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है इसलिए शिक्षा मंत्री नहीं है। शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और ये जो है 5 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष। योग्यता बात समझ में आ गई? इसके लिए क्या योग्यता चाहिए? इसके लिए 50 वर्ष का होना चाहिए, विवाह किया हुआ होना चाहिए, और बच्चे इसके होने चाहिए। ये 3 योग्यताएं उसके लिए बहुत जरूरी है, तो ही प्रधानमंत्री बनेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, बन गई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको क्या कहते थे? इसको विद्यार्थियों उस समय कहते थे बाउले। क्या कहा जाता था? बाउले कहते थे। ग्रीक वर्ड इसके लिए जो है वो बाउले है। तो आप आगे ऊपर प्रशासनिक काउंसिल के ऊपर लिख सकते हैं बाउले। क्या लिख सकते हैं? बाउले। बाउले क्या है? तो बाउले का मतलब है, ऐसे याद नहीं रहेगा, रहे तो ठीक है, रखना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है, थोड़ा बहुत रख ले,
और नहीं अभी याद नहीं रहेगा, एग्जाम में जब यहाँ पढ़ा होगा ना तो आपके सामने होगा तो पता चल जाएगा, अच्छा ये नहीं है ये है। सब चीज़ें याद नहीं रहती है, एक दो बार पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में उस समय क्लिक हो जाएगी कि हाँ या कह तो रहा था ऐसा कुछ, है ना, तो सेट हो जाता है। दूसरा गलत होता है तो अपने को ये भी पता चल जाता है ये गलत है, ये भी पता, क्योंकि एग्जाम का तो कायदा है, एग्जाम में तो कायदा गलत आपके सामने, सही आपके सामने, उत्तर सही लिखा हुआ है, उत्तर लिखना नहीं है, उत्तर लिखा हुआ है, आपको तो ढूंढना है। अब पढ़ा हुआ है कभी एक दो बार तो आपको याद आ जाएगा हाँ ये, और पढ़ा हुआ ही नहीं है तो पचे आंखों भोपना तोड़ जो गए, ऐसे करते हैं लोग, ऐसे कर लो, कोई मतलब लेडीज करती है ऐसा ज़्यादा, मैं आपको लड़कियों को मैंने देखा है, वो शगुन देखती हैं तो आंख में भोपना तोड़ देती, दाई आंख के, चलो बाजार जाके आते हैं, दाई आंख में बाजार कहाँ है, बाजार तो पैसे में है, ये बात ठीक है, ओके क्लियर। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां आप अन्यथा नहीं लें, ये मैं जनरली अपने अपना एक नेचर है, स्वभाव होता है और स्वभाव की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ओके क्लियर, बंद करूँ, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? मेरी ख्याल से इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको पूछने की जरूरत है। इसके बाद अब सुने किसको, एडवाइजरी काउंसिल, किसको सुने, एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार बोर्ड आप कह सकते हैं, सलाहकार बोर्ड कह सकते हैं, एडवाइजरी बोर्ड कह सकते हैं। इसका मूल काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, परामर्श, सलाह, भाई सीधी सी बात है, ये परामर्शदात्री कार्य करती है, परामर्शदात्री कार्य करने वाली संस्था है, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम और है, ये कानून की व्याख्या करती है, ये कानून की संरक्षक है, ये कानून संरक्षक संस्था है। उसका काम कानून का क्रियान्वयन है, मैंने आपसे कहा है, ये कानून की व्याख्या करेगी, ये आदेश देगी, किसको आदेश देगी, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल क्या करेगी, उनके आदेशों को क्रियान्वित करेगी, उसका काम ये है। तो ये एक कानून संरक्षक संस्था है जो कानून का ध्यान रखती है, बहुत अच्छी तरीके से देखती है कि क्या करना हो। अब देखो इसमें 37 सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, और जिनका एज 50 से 70 साल के बीच हो, 50 से 70 साल के बीच हो। चुनाव कैसे होगा, चुनाव अधिकारियों में से होगा, किसमें से होगा, पूर्व अधिकारियों में से। कौन करेगी, चुनाव वो करेगी, मगर में से होना और द्वारा होने में फर्क है कि नहीं है। चुनाव अधिकारियों में से होगा, पर करेगी कौन, जनरल काउंसिल करेगी। कौन करेगी, जनरल काउंसिल, अरे सॉरी, जनरल जो असेंबली है, जनरल असेंबली है वो करेगी, साधारण सभा करेगी, साधारण सभा द्वारा चुनाव। कैसे होगा, तो इसका तरीका है बहुत स्पेशल, तिहरी चुनाव प्रणाली द्वारा। कैसे होगा, तिहरी चुनाव प्रणाली, यानी सबसे पहले इन अधिकारियों में से 300 का चुनाव होगा, 300 में से फिर 100 और 100 में से फिर, गलती की संभावनाएं खत्म हो जाती, ठीक है। लाइन लिखिए विद्यार्थियों, एडवाइजरी बोर्ड एक परामर्शदात्री कानून संरक्षक संस्था है, परामर्शदात्री कानून संरक्षक संस्था है, जिसका चुनाव साधारण सभा द्वारा अधिकारियों में से तिहरी चुनाव प्रणाली द्वारा, कैसे, तिहरी चुनाव, वहां प्रक्रिया अलग है, यहां प्रक्रिया अलग है, तिहरी चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाए।
ठीक है, पहले कितने तिहरी में कोष्टक में लिखो, पहले 300, फिर 100 और फिर 37। ये 37 लोग जो हैं ये कहलाएगी एडवाइजरी का काम करेगी, एडवाइजरी बोर्ड का काम करेगी, परामर्श देने का काम करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। बड़ी कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है या एडवाइजरी बोर्ड है? एडवाइजरी बोर्ड है। एडवाइजरी बोर्ड के सीनियर लोग हैं, उम्र देखिए, ये सीनियर लोग हैं। अब इनकी जो सलाह है उसको क्रियान्वित करने का काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, वो सरकार है। ये उनको ऊपर से निर्देश देने वाली संस्था है। और जनरल असेंबली अपने आप एक पार्लियामेंट है जो इसका चुनाव करती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी